नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में जैसा कि आप लोग पढ़ चुके थे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनी में आप पढ़े थे सबसे पहले पुर्तगालीस कंपनी, उसके बाद डच कंपनी, उसके बाद आपका ब्रिटिश कंपनी, उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी। इनका आगमन हो चुका था। लेकिन इसी समय जो होता है आपको पढ़ना पड़ेगा नवीन राज्यों का भारत में उदय। नवीन राज्यों के उदय से पूर्व हमें यह पढ़ना पड़ेगा उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल पहले ये है कि उत्तर मुगल काल क्या होता है। एक होता है मुगल काल, एक होता है उत्तर मुगल काल। तो उत्तर मुगल काल में उत्तर मुगल काल से पूर्व एक मुगल बादशाह होता है जिसका नाम होता है औरंगजेब। औरंगजेब औरंगजेब की जो मृत्यु होती है 3 मार्च 1707 में होती है। 3 मार्च 1707 में होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद के काल को उत्तर मुगल काल कहते हैं, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो होता है कोई भी मुगल बादशाह उतना ताकतवर नहीं होता है जो भारत को जो होता है एक धागे में पिरो के रख सके। क्योंकि भारत में जो होता है जब तक मुगल बादशाह में औरंगजेब होता है तब तक लोगों के अंदर डर होता है और छोटे छोटे जो राज्य होते हैं वो अपने स्वतंत्रता की मांग नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो भी मुगल बादशाह होते हैं वो तो ना तो ताकतवर होते हैं और ना तो उनमें उतनी ज्यादा योग्यता होती है जो औरंगजेब की नीतियों के अनुसार चल सके। जिस कारण औरंगजेब की मृत्यु के बाद के काल को उत्तर मुगल काल कहते हैं। तो हमें पढ़ना है उत्तर मुगल काल। और उत्तर मुगल काल में सबसे पहले जो बादशाह होता है बहादुर शाह होता है। बहादुर शाह को शाही बेखबर कहते हैं। इसका वास्तविक नाम मुअज्जम होता है और इसने शाह आलम प्रथम शाह आलम प्रथम की उपाधि धारण की थी और बहादुर शाह के नाम से होता है राजा बनता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तर मुगल काल। पहले लिखेंगे उत्तर मुगल काल क्या होता है। पहले पढ़ना क्या होता है उत्तर मुगल काल। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 में हो जाती है। 3 मार्च 1707 में हो जाती है। इसके बाद के काल को उत्तर मुगल काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर मुगल काल कहते हैं। उत्तर मुगल काल में जो पहला बादशाह होता है उसका नाम है बहादुर शाह प्रथम। डालेंगे बहादुर शाह प्रथम। इसी को शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। पहला बादशाह कौन है? बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम। सबसे पहले है इसका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम मुअज्जम था। क्या था वास्तविक नाम? मुअज्जम था। क्वेश्चन पूछेगा किस मुगल बादशाह का नाम मुअज्जम था, तो किसका था? बहादुर शाह या शाह आलम प्रथम का। इसने शाह आलम प्रथम की उपाधि धारण की थी। उपाधि धारण की थी। यह बहादुर शाह के नाम से बादशाह बना। इसका उपनाम इसे शाहे बेखबर
की संज्ञा दी गई है। शाह बेखबर की संज्ञा दी गई है। कई बार क्वेश्चन होता है किस मुगल बादशाह को शाह बेखबर कहते हैं, तो किसे कहते हैं? बहादुर शाह प्रथम को या शाह आलम प्रथम को। इसको अपने शासन के बारे में, यानी जो इसका क्षेत्र होता है, जो सीमा होता है, उसके बारे में जानकारी नहीं था, ऐसा मुगल बादशाह था। इस वजह से शाह बेखबर कहते हैं। इसकी मृत्यु के बाद इसके मृत शरीर को मृत शरीर को 10 सप्ताह के लिए संस्कार नहीं किया गया, दफनाया नहीं गया, क्योंकि उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। तो क्वेश्चन में कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसके मृत्यु शरीर को 10 सप्ताह के लिए दफनाया नहीं गया? तो कौन सा? शाह आलम प्रथम था। शाह आलम प्रथम। समझिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उसके बाद फिर आगे पढ़ा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा किस मुगल बादशाह को शाह बेखबर कहते हैं? तो शाह बेखबर किसे कहते हैं? शाह आलम प्रथम को। इसका वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम था। इसका वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम था। या क्वेश्चन पूछेगा बहादुर शाह प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो किसकी की थी? शाह आलम प्रथम की। या क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो बहादुर शाह के नाम से बादशाह बना? तो कौन था? शाह आलम प्रथम था। इसके मृत्यु के बाद कितने दिन के लिए शरीर को रखा गया? 10 सप्ताह के लिए गया। अब इसके बारे में फेमस कथन है, जिनका नाम है इतिहासकार सर सिडनी ओवन। इसको नोट कर ले। सर सिडनी ओवन के अनुसार यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, सर सिडनी ओवन के अनुसार यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ठीक है, हो गया। एक बार और रिवीजन कर लीजिए। उत्तर मुगल काल क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद के समय को उत्तर मुगल काल कहते हैं। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ? 3 मार्च 1707 में। उत्तर मुगल काल का पहला बादशाह कौन था? बहादुर शाह प्रथम। इसका दूसरा नाम क्या था? शाह आलम प्रथम। वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम। शाह आलम प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? बादशाह के नाम से नहीं, बहादुर शाह के नाम से बादशाह बना। इसे क्या कहते हैं? शाह बेखबर कहते हैं। इसकी मृत्यु के बाद इसके शरीर कितने दिन के लिए रखा गया? 10 सप्ताह के लिए गया। कौन से ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने शाह आलम प्रथम के बारे में यह कहा है कि यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? तो कौन थे? सर सिडनी ओवन। अगला पढ़ते हैं। अगला शासक है जहांदारा शाह। जहांदार शाह। इससे क्या है? इसे लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई है। इसे लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई है। इसे लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई है क्योंकि यह जो होता है, लाल कुंवरी एक वेश्या थी, उसी के चक्कर में पड़ा जाता था। और शासन में मान लीजिए ये भारत है, ये भारत है और दिल्ली में किसका शासन है? जहांदारा शाह का। अब मान इसको प्रशासन के बारे में, अब इसका जो होता है, इसकी पत्नी नहीं,
इसकी जो प्रेमिका थी उसका नाम था लाल कुंवरी। लाल कुंवरी, अगर मान लीजिए राजा हो और राजा शासन ना करे, प्रेमिका की प्रेम में पड़ा रहे, तो प्रशासन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारा वर्चस्व किसका होगा? प्रेमिका का होगा। राजस्व कहाँ से आएगा? इसके बारे में कोई खबर नहीं है। प्रशासन कैसे होगा? इसके बारे में कोई नियंत्रण नहीं है। तो इसी वजह से इसको लंपट मूर्ख कहते हैं। संज्ञा क्या दी गई है? लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई है। क्यों किया है? क्यों किया है? क्यों किया है? लाल कुंवर नामक वैश्या के प्रेम में संलग्न था। इसके बारे में बस केवल 2 लाइन पढ़ना है। क्वेश्चन पूछेगा, लंपट मूर्ख किस मुगल बादशाह को कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जहांदारा शाह को। किससे प्रेम कर रहा था? लाल कुंवरी वैश्या से। अगला निकालेंगे। अगला है फर्रुखसियर। इसमें एक पॉइंट पढ़ेंगे, इसे घृणित कायर की संज्ञा दी गई है। इसे घृणित कायर की संज्ञा दी गई है। यही फर्रुखसियर है जो 1717 में जो होता है बीमार पड़ा रहता है। 1717 में बीमार पड़ा रहता है और इसका इलाज जो होता है, ये क्या होता है? 1717 में बीमार होता है और इसका इलाज एक अंग्रेज अधिकारी करता है, और जिसके स्वरूप ये क्या करता है? उस अंग्रेज अधिकारी को व्यापारिक छूट प्रदान कर देता है। इसी व्यापारिक छूट को इतिहास में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। एक संविधान में होता है, वो अलग मैग्ना कार्टा है, ये आपका इतिहास में जो होता है अलग मैग्ना कार्टा है। तो क्या था? ये बीमार था। ये क्या था? फर्रुखसियर लिख लीजिए। फर्रुखसियर एक असाध्य रोग से पीड़ित था, जिसका इलाज एक अंग्रेज डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने किया था, जिसके फलस्वरूप इसने व्यापारिक छूट प्रदान किया। जिसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। फर्रुखसियर का इलाज किसने किया? विलियम हैमिल्टन ने किया। क्या दिया? छूट दिया। कौन सा छूट दिया? टैक्स के लिए। तो उसको क्या कहता है? मैग्ना कार्टा। घृणित कायर किसे कहते हैं? फर्रुखसियर को कहते हैं। 3 मुगल बादशाह हो गए। पहला कौन सा हुआ? बहादुर शाह प्रथम, दूसरा जहांदारा शाह, तीसरा फर्रुखसियर, चौथा हम लोग पढ़ते हैं। चौथा पढ़ते हैं मोहम्मद शाह। इसके बारे में क्या है? इसका उपनाम जो था रोशन अख्तर था। इसका नाम उपनाम क्या था? नहीं, उपनाम मत कीजिए। इसका वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर था।
रोशन अख्तर। अख्तर क्या था इसका वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम। यह इसे रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम क्या होगा, उपनाम रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको नाच गाना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मतलब अच्छा था। ये महिलाओं का वस्त्र पहन के राज्यसभा में आ जाता था, इस वजह से क्या कहते हैं, रंगीला बादशाह कहते हैं। रोमांस मूड में था, एकदम आसाराम बापू की तरह। क्या कहते हैं इसको, रंगीला बादशाह कहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसके समय में सर्वाधिक मुगल साम्राज्य था उसका विघटन हुआ। क्योंकि मान लीजिए कोई भी राजा हो या बादशाह हो, अगर अपने क्षेत्र पे, अपने सीमा पे ध्यान नहीं देगा और अपने ही दुनिया में लिप्त रहेगा, तो बताइए धीरे धीरे जो बड़े राज्य हैं वो टूट के अलग होंगे कि नहीं होंगे। तो अलग होंगे, जैसे समझिए, थोड़ा समझ लीजिए इस पे। जैसे देखिए वर्तमान में समझिए, वर्तमान में हम केंद्र में कौन है, बीजेपी और राज्यों में क्या है, 28 छोटे छोटे राज्य हैं। अब मान लीजिए अगर बीजेपी सरकार जो है, या मान लीजिए इसको बीजेपी मत समझिए, या हम लोग एक कल्पना करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है। अगर समुद्रगुप्त ताकतवर है तो भारत में जितने 28 राज्य हैं सब इसके अधीन रहेंगे। क्योंकि जानेंगे यदि कोई राज्य टूटने की चेष्टा किया या अलग होने की मांग की तो तुरंत क्या करेगा, आक्रमण करेगा। लेकिन यदि समुद्रगुप्त जो है मान लीजिए कमजोर हो गया और अपने प्रशासन पे ध्यान नहीं दे रहा, अदर एक्टिविटीज पे ध्यान दे रहा है, तो बताइए जो छोटे छोटे राज्य हैं, जो अलग अलग राज्य हैं, वह स्वतंत्र की मांग करेंगे कि नहीं करेंगे। यही क्या हुआ, मोहम्मद शाह के साथ हुआ। दिल्ली में कौन था, मोहम्मद शाह। अब बताइए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ क्या है, अवध है। यहाँ जाएंगे तो देखेंगे हैदराबाद है। यहाँ पे जाएंगे देखेंगे तो बंगाल है। और जो आप जाएंगे यहाँ देखेंगे कर्नाटका है। अब बताइए दिल्ली में शासन किसका है, मोहम्मद शाह का। इससे पहले जब औरंगजेब था, औरंगजेब का सूबेदार थे जिसने बंगाल की स्थापना की थी, वो औरंगजेब का सूबेदार था। औरंगजेब के समय सब अधीन थे, लेकिन अब क्या हुआ, मोहम्मद शाह आ गया। अब मोहम्मद शाह कैसा, रंगील बादशाह है। अब बताइए तो प्रशासन पे ध्यान देगा नहीं। जब प्रशासन पे ध्यान नहीं देगा, जो अवध है, जो आपका बंगाल है, जो हैदराबाद है, ये क्या होंगे, स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर देंगे। और क्या होगा, यहीं से नवीन राज्यों का उदय होता है। यही आपका अगला चैप्टर था। लेकिन आपको इससे पहले ये समझना पड़ेगा उत्तर मुगल काल की क्या ऐसी स्थितियां थी जिसकी वजह से भारत में नवीन राज्यों का उदय होता है। तो कौन था उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार, मोहम्मद शाह। क्योंकि इसी के शासनकाल में अवध अलग होता है, बंगाल अलग होता है, हैदराबाद अलग होता है और छोटे छोटे राज्यों की स्थापना होती है। और ये लोग अपना स्वतंत्र प्रशासन चलाने की चेष्टा रख लेते हैं। चलिए अगर आगे बढ़ा जाए, अगला लिखेंगे, मोहम्मद शाह के शासनकाल में या इसी के समय में मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विघटन हुआ। जैसे अब यहां मैप में समझिए, जैसे दिल्ली में कौन है, यह आपका दिल्ली में कौन है, मोहम्मद शाह अब देखिए यहाँ पे कौन सा राज्य है, अवध जो होता है दिल्ली से टूट के अलग हो जाता है। पहले किसके नहीं था, दिल्ली के। अब क्या होगा, टूट के अलग होगा। तो इसकी स्थापना कौन करता है, शहादत खान। अब यहां देखेंगे, यहां पे कौन सा है, बंगाल। इसकी स्थापना कौन करता है, मुर्शिद खान।
मुर्शिद अली। मुर्शिद अली जो है औरंगजेब का सूबेदार था 1713 के पहले। यहां देखेंगे तो यहाँ क्या है, हैदराबाद। तो हैदराबाद की स्थापना किसने की, निजाम मुल्क निजाम मुल्क ने की थी। अब क्या होता है, क्वेश्चन पूछेगा किस मुगल बादशाह के समय में सर्वाधिक विघटन हुआ, तो किसके में हुआ, मोहम्मद शाह के समय में। पहला कौन सा बना, अवध, स्थापना किसने किया, शहादत खान। दूसरा कौन सा है, बंगाल, बंगाल की स्थापना किसने किया, मुर्शिद कुली खान। तीसरा कौन सा है, हैदराबाद की स्थापना किसने किया, निजाम मुल्क ने। आगे देखिए, बस इसके बारे में इतना ही है, नोट कर लीजिए। अगला मुगल बादशाह जो होता है, कौन कौन हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले पढ़े बहादुर शाह प्रथम, दूसरा पढ़े जहांदारा शाह, तीसरा फर्रुखसियर, चौथा मोहम्मद शाह, पांचवा पढ़ते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम सेकेंड, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड। सबसे पहले क्या पढ़ा जाएगा, इसका वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम अली गौहर था। अली गौहर था, वास्तविक नाम क्या था, अली गौहर था। इसी के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ। शाह आलम द्वितीय के समय। और इसी समय में जो था, इसी समय बक्सर का युद्ध होता है। इसी समय बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764। इसी समय बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। तो बताइए शाह आलम के समय कितने युद्ध हुए, दो। पहला कौन सा, पानीपत का युद्ध, दूसरा कौन सा, बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध के माध्यम से देखिए, जब बक्सर का युद्ध है तो इसका परिणाम क्या हुआ, यहाँ पे समझ लीजिए। बक्सर का युद्ध जब हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम देखेंगे, परिणाम क्या हुआ, पहला परिणाम हुआ भारत की सत्ता जो थी वो अंग्रेजों के अनुरूप हो गई, या भारत की सत्ता में अंग्रेजों का हस्तक्षेप हो गया, या अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बंगाल के प्रशासन पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बक्सर के युद्ध के बाद ही भारत में जो होता है अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ जाता है, क्योंकि बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय पराजित हो जाता है और इसकी संयुक्त सेना जो अवध के नवाब थे और दिल्ली के मुगल बादशाह दोनों पराजित हो जाते हैं। अगला देखेंगे, इसी के समय में जो होता है इलाहाबाद की संधि होती है। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में हुआ। इस संधि में जो होता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। तो इलाहाबाद की संधि कब हुआ, 12 अगस्त 1765 में। और इसमें क्या किया जाता है, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा
की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो कब हुआ था 1765 में, 12 अगस्त 1765 में। इसका परिणाम क्या हुआ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के राजस्व मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार किसे दे दिया जाता है, अंग्रेजों को। अंग्रेज यही चाह रहे थे ताकि अगर मान लीजिए भारत में जो होता है उनको पैसा मिल जाए, टैक्स वसूलने का अधिकार मिल जाए, तो ब्रिटेन से पैसा मांगेंगे नहीं, तो भारत के पैसों से क्या करेंगे, भारत में इंडस्ट्री लगाएंगे और उसी पैसे से रॉ मटेरियल खरीद के ले जाएंगे ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में क्या करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर करके लाके भारत में बेचेंगे, और भारत क्या होगा, धीरे धीरे गरीब हो जाएगा। थोड़ा इसको नोट करने के बाद आप समझ लीजिएगा दो एक पॉइंट। अगला लिखेंगे, इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, इस समय मुगल बादशाह पेंशन भोगी हो गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, पेंशन भोगी बन गया। इस समय मुगल बादशाह क्या हुआ, पेंशन भोगी बन गया। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले वो समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो कब हुआ, 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की संधि का क्या परिणाम रहा, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार जो होता है किसे दे दिया गया, अंग्रेजों को दे दिया गया। और पहली बार मुगल बादशाह पेंशन भोगी कब बनता है, तो कब बनता है, शाह आलम के समय में। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 में। पानीपत का युद्ध कब हुआ, 1761 में। शाह आलम का वास्तविक नाम क्या था, अली गौरा। थोड़ा समझ लीजिए इसके बारे में, जो होता है आपका इलाहाबाद की संधि का भारत के आर्थिक रूप पे क्या प्रभाव पड़ा। देखिए पूरे मुगल साम्राज्य में जो होता है या उत्तर मुगल काल में बंगाल जो होता है सबसे ज्यादा समृद्ध था, क्योंकि वहां पे जो होता है सर्वाधिक विकास हुआ था, कृषि का विकास हुआ था और व्यापार का विकास हुआ था, और वहां पे जो था बंदरगाह थे। इस वजह से अंग्रेजों के नजर में जो होता है बंगाल का ज्यादा महत्व था। जब 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है, तो अंग्रेज को जो होता है, अंग्रेज जैसा चाहे तो वैसा उनको मिल गया। इस संधि का सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्या पता समझिए। इस संधि में प्रधान क्या होता है, बंगाल, उसके बाद बिहार, उसका उड़ीसा। इन तीनों राज्यों के जो टैक्स का अधिकार होता है, टैक्स वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया जाता है, अब बताइए यहां समझिए, अगर ये ब्रिटेन है, पहले क्या था, अंग्रेज भारत में आएंगे किसी वस्तु को खरीदने के लिए तो अपने साथ वो विदेशी मुद्रा लेके आएंगे, और विदेशी मुद्रा में क्या लाएंगे, सोना। तो इस वजह से क्या लाते थे वो अंग्रेज, सोना लेकर आते थे और वस्तु खरीद के ले जाके यहाँ क्या करते, लाते थे, बेचते थे। लेकिन जब ये बताइए, जब उड़ीसा और आपका बंगाल और बिहार इनको राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया, तो बताइए ब्रिटेन से पैसा मंगाएंगे, ब्रिटेन से पैसा नहीं मंगाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे पैसा मिल रहा है। और इसी पैसे से क्या करेंगे ये लोग, भारत की कच्चे पदार्थ को या कच्चे मटेरियल को खरीदेंगे, और खरीद के क्या करेंगे, ले जाएंगे कहाँ पे, ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो भी कच्चे पदार्थ हैं, जैसे सूती वस्त्र हो गया, उद्योग हो गया, लोहे का हो गया, या आप और भी जो कच्चे पदार्थ होते हैं उनको क्या करेंगे, यहाँ से खरीद के ले जाएंगे, और ले जाकर क्या करेंगे, ब्रिटेन के फैक्ट्री में इसे बनाएंगे। अब ब्रिटेन की फैक्ट्री बनाने क्या करेंगे, अब इसकी जो कच्चा पदार्थ है उसकी कीमत कितनी थी, 10 रुपया, और इसको क्या किए, इसको फैक्ट्री बना दिए, फैक्ट्री बनाने के बाद इसकी कीमत कितनी हो गई, 20 रुपए। अब क्या करेंगे, ये इस चीज को ले जाके भारत में बेचेंगे,
पैसा किसका? भारत का। कच्चा पदार्थ किसका? भारत का। तो बताइए, जब ये लोग ब्रिटेन से पैसा नहीं मंगा रहे हैं तो क्या करेंगे? भारतीय पैसे से भारतीय वस्तु को खरीदेंगे और क्या करेंगे? उसको लाके मैन्युफैक्चर करके यहाँ बेचेंगे और इसी वजह से क्या करेंगे? भारत धीरे धीरे गरीब हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए। देखिए 12 अगस्त 1765 में कौन सी संधि होती है? बक्सर के युद्ध के बाद जो होता है इलाहाबाद की संधि होती है। कब होती है? 12 अगस्त 1765 में। इस संधि में क्या प्रावधान होता है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी को यानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार किसे दे दिया जाएगा? अंग्रेजों को। अब अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज क्या करेंगे? यहीं से पैसा वसूलेंगे और इसी पैसे से भारत में कच्चे पदार्थ को खरीदेंगे और क्या करेंगे? ले जाके कच्चे पदार्थ को लेंगे कहाँ? ब्रिटेन में, और ब्रिटेन की कंपनी में यहाँ पे बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे? इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। अब मैन्युफैक्चर की क्या करेंगे? इसको बेचेंगे। ये तो पैसा किसका? पैसा किसका? भारत का। कच्चा पदार्थ किसका? भारत का। ले जाकर बना क्या किए? बेचेंगे। और क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? यहाँ से पैसा लेते जाएंगे। तो भारत में बताइए, ब्रिटेन का तो पैसा आ रहा है, पैसा किसका? केवल भारत का। तो धीरे धीरे भारत क्या होता है? गरीब होते जाता है। और दूसरा क्या करते हैं ये लोग? जो इनका व्यापार जो छोटे व्यापारी होते हैं वो लोग जाते हैं, जब भारत विदेश जाते हैं बेचने, तो इन पर टैक्स बढ़ा देते हैं। अब मान लीजिए भारतीय विदेशी ब्रिटेन की वस्तु की कीमत कितना होगा? ब्रिटेन वस्तु की कीमत कितनी है? 20 रुपया। लेकिन भारतीय वस्तु जब जाएगी तो इस पर क्या करेंगे? टैक्स मार देंगे। अब हो गया 30 रुपया। तो कौन सी वस्तु ज्यादा बिकेगी? ब्रिटेन वाली। तो भारतीयों के लिए जो होता है ब्रिटेन का बाजार धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि वस्तुएं क्या होती है? इतनी महंगी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस पर क्या करते? टैक्स बढ़ा दिया जाता है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। अगला डालेंगे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय देखिए, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और ब्रिटेन में इन्हें भेजा था अपने प्रतिनिधि के रूप में, ताकि वहां से इनको पेंशन मिल सके। पहला पॉइंट क्या है? अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। मुगल बादशाह क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वो प्रथम मुगल बादशाह कौन था जो पेंशन भोगी बना? तो कौन था पेंशन भोगी? पेंशन भोगी कौन बना था इससे पहले? ये क्या था? अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अगला लिखेंगे इसके में, इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटेन भेजा ताकि पेंशन प्राप्त कर सके। हो गया? अब इसको समझिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल कौन था? अकबर द्वितीय था। अंग्रेजों के समय में पेंशन भोगी बनने वाला प्रथम मुगल कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। पेंशन भोगी हो तो क्या होगा? शाह आलम द्वितीय। और संरक्षण में बनने वाला बादशाह कौन था? तो अकबर द्वितीय था। अगला पढ़ेंगे। अगला पढ़ेंगे हम लोग
बहादुर बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। जफर इसके बारे में क्या पढ़ना है? सबसे पहले इसका उपनाम क्या था? यह जफर नाम का पत्रिका लिखता था। जफर नामक पत्रिका लिखता था। जफर क्या था? इसका पत्रिका थी। यह जफर नामक पत्रिका लिखता था। इसी के समय में 1857 की क्रांति होती है, जिसका नेता कौन घुस गया था? मुगल बादशाह किया जाता है। मुगल बादशाह कौन? बहादुर शाह द्वितीय। इसको रंगून भेज दिया जाता है। कहाँ पे? रंगून भेज दिया जाता है। 1857 की क्रांति के बाद इसे रंगून भेज दिया जाता है। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। विदेशी आक्रमण